अध्याय 1949 बरसर बेशक तलवार चलाने वाला अपने तलवार के इरादे को कैसे पूरा कर सकता है और हाथ में तलवार के बिना परीक्षण से गुजर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि डैन शियाओटियन अपने शब्दों को समाप्त कर पाता, सच्चाई अचानक उसके सामने आ गई, जिससे उसके होंठ कांपने लगे। आह, मैंने अपने परीक्षण के बाद तलवार को फेंक दिया। शिक्षक, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हाथ में तलवार के बिना परीक्षण की कोशिश की। उसकी सामान्य तलवारबाजी बहुत कमजोर होने के कारण उसने अंततः तलवार टॉस का सहारा लिया था, और क्योंकि सामने कोई दीवार नहीं थी, उसे पता नहीं था कि तलवार कहाँ चली गई है, इसलिए वह उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सका। उस समय उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया था, लेकिन जब उनके शिक्षक ने यह सवाल पूछा, तो उन्होंने अचानक अपने आप को पूरी तरह से स्तब्ध पाया। तलवार के बिना कोई तलवार का इरादा कैसे कर सकता है? यह वैसा ही था जैसे बैल से दूध निचोड़ने की कोशिश कर रहा हो। आप किसी ऐसी चीज को कैसे निचोड़ सकते हैं जो मौजूद ही नहीं थी? फिर भी उनके शिक्षक ने अभी भी उनके जैसा ही परिणाम प्राप्त किया था। वह वास्तव में एक बैल से दूध निकालने में कामयाब रहा था। उन्होंने इसे करने का प्रबंधन कैसे किया? डैन शियाओटियन को लगा जैसे वह पागल हो रहा है। खांसी। डैन शियाओटियन की व्याख्या सुनकर झांग शुवान ने अपने सीने में एकदम घुटने जैसा महसूस किया। बिल्ली, मैंने इसमें जो भी प्रयास किया, उसके बाद यह पता चला कि मेरा परिणाम इतना खराब होने का कारण यह है कि आपने तलवार खो दी है। मैंने इस तरह के एक अविश्वसनीय छात्र को कैसे चुना? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं 1 मीटर भी नहीं पहुंच सका। अंत में, यह मेरी समस्या बिल्कुल नहीं थी। यह बात अपने तक ही रखो। मैं खेती करने जा रहा हूँ। गहरी सांस लेते हुए झांग शुवान ने अपने कमरे में लौटने से पहले अपना हाथ हिलाया। माइबो एक्स नोवेल पर पढ़ना। कॉम, कृपया। उन्होंने एक बार फिर स्वर्ग के पथ की पुस्तक को निकालने से पहले अपने सीने में दबी भावना को शांत करने के लिए एक पल के लिए ध्यान लगाया। उसने तलवार की ची को सील करने के लिए एक सुनहरा पृष्ठ बर्बाद कर दिया था। कोई बात नहीं, उसे समझना था कि क्या हो रहा है। इस प्रकार उसने स्वर्ग के पथ की पुस्तक को खोला और अपनी उंगली को तलवार की ची पर हल्के से थपथपाया जो स्वतंत्र रूप से तैर रही थी। उसकी उंगली की नोक से ज्ञान की एक लहर उसकी चेतना में प्रवाहित हुई, जिससे उसे एक पल में एक अलग सिरदर्द हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके सिर के खिलाफ कुछ निचोड़ रहा था, उसे खोलने का प्रयास कर रहा था। जिसके बाद उसके दिमाग में घंटी की गहरी घंटी जोर से गूंज उठी। तलवार का मार्ग स्वर्ग का सच्चा मार्ग नहीं है, यह मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक रास्ता है। एक आवाज बोलने लगी, और बहुत पहले झांग शुवान ने खुद को पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ पाया। तलवारबाजी की यह व्याख्या उसके द्वारा सीखी गई बातों से कहीं अधिक उन्नत थी, जैसे कि स्वर्ग की पथ तलवार कला भी एक सच्चे पहाड़ के सामने खड़ी एक छोटी पहाड़ी की तरह महसूस होती थी। जबकि स्वर्ग की पथ तलवार कला निर्दोष थी, यह केवल मानकों के अनुसार ऐसा था मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का स्वर्ग। इस तलवारबाजी के सामने यह वास्तव में खामियों से भरा था। यह उसी तरह था जैसे किसी ने अपने पहले के वर्षों में जो ज्ञान सीखा था, वह जरूरी नहीं कि जब तक वह विश्वविद्यालय पहुंचे तब तक वह सही न हो। ज्ञान की खोज एक अंतहीन यात्रा थी, और यहाँ तक स्वर्ग भी एक स्थिर शक्ति नहीं थी जो मौके पर स्थिर हो। दुनिया में लगातार नई रचनाएं लाई गईं, और स्वर्ग ने उन नई रचनाओं को अपने सिस्टम में आत्मसात कर लिया। जिसे एक दिन सच समझा गया वह 100 साल बाद मजाक से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं अजूर में आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आसानी से अनुकूलन करने में असमर्थ था, भले ही मैं स्वर्ग के पद दिव्य कला की खेती करता हूँ। जिसके बारे में बोलते हुए, यदि प्रत्येक दुनिया के स्वर्ग की अपनी परिभाषा है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही और गलत का एक पूर्ण गेज वास्तव में मौजूद है। हर एक देश के अपने कानून और संस्कृति थी। एक देश में जो सही था वह दूसरे देश में मौत की सजा का वारंट हो सकता है। क्या यह स्वर्ग के लिए समान था? आखिर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के जो स्वर्ग को सही समझा जा रहा था, उसे अजूर के स्वर्ग ने नकार दिया था। यदि हाँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने जो कुछ भी खेती की है वह वास्तव में त्रुटिपूर्ण है? झांग शुवान ने अचानक अपने सिर में दर्द महसूस किया। जब से उसने 2 साल पहले खेती करना शुरू किया था, तब से उसे स्वर्ग के पद दैवीय कला में अटूट भरोसा था। उनका मानना कि यह सही था क्योंकि इस तरह से स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय ने इसे प्रतिबिंबित किया था, लेकिन यह पता चला कि पूर्णतः भी प्रत्येक दुनिया के स्वर्ग के आधार पर एक सापेक्ष अवधारणा थी। इससे उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। उसने अपनी साधना तकनीक को चलाने की कोशिश की, लेकिन एक पल के अचंभे में उसने अपनी चेतना की गहराई में एक आवाज सुनी,
जो उस पर चिल्ला रही थी, यह त्रुटिपूर्ण है। उसने अपनी युद्ध तकनीक को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वही आवाज उस पर वापस चिल्लाई, त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण। वे सभी त्रुटिपूर्ण हैं। जैसे ही उसके सिर के ऊपर से भाप उठने लगी, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। उसकी झेकी गुस्से से बिलबिला उठी, और ऐसा लग रहा था जैसे उससे कुछ फूटने वाला है। यदि कोई साधक यह दृश्य देख रहा होता तो अवश्य ही समझ जाता। इस युवक की खेती निरंकुश हो गई थी। सांग जुबान को कभी भी स्वर्ग के पद दिव्य कला का अभ्यास करने में किसी भी तरह की हिचकी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अजूर में आने के आधे महीने से भी कम समय के बाद उसकी खेती वास्तव में निडर हो गई थी। और देखने से ऐसा लग रहा था कि अगर वह इस कठिन परीक्षा से उबरने में असफल रहे तो उन्हें कुचल दिया जाएगा। होंग लोंग लोंग। जैसे ही झांग शुवान का विश्वास टूटने लगा, उसके दिमाग में लाइब्रेरी ऑफ हेवंस पाथ लगातार कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो और पूरा पुस्तकालय टूटने की कगार पर हो। उसका संदेह उसके भीतर सब कुछ नष्ट कर रहा था। उसके शरीर पर रखा गया दबाव आखिरकार एक सीमा तक पहुंच गया, और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वेंग। जैसे ही ऐसा लगा कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, जांग जुबान ने अपने गले में जो लाल पेंडेंट पहना था, उसमें अचानक से एक गर्म चमक आ गई और उसने उसे गले लगा लिया। यह गर्मी सुबह के सूरज की तरह सुखदायक महसूस हुई, और इसने झांग शुबान के व्याकुल मन को तुरंत शांत कर दिया। उसकी लाल आंखें भी धीरे धीरे वापस सामान्य हो गईं। जैसे जैसे उसकी चेतना धीरे धीरे साफ होती गई, उसके सामने धीरे धीरे एक उत्तर उभर आया। समझा। ऐसा नहीं है कि मैंने जो सीखा है वह गलत है, लेकिन यह सिर्फ परिप्रेक्ष्य में सीमित था। चीजों को ऊंचे कोण से देखने पर हर चीज की अधिक संपूर्ण तस्वीर प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसने उन्हें एक हाथी को छूने वाले अंधे लोगों की कहानी की याद दिला दी। एक ने हाथी के पैर को छुआ और कहा कि यह एक खंभे की तरह है। एक ने पेट को छुआ और कहा कि यह दीवार की तरह है। एक ने पूंछ को छुआ और कहा कि यह सांप की तरह है। क्या वे गलत थे? एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से वे जो कह रहे थे वह गलत नहीं था, लेकिन सभी स्तरों पर उनके उत्तर सत्य से विचलित हो गए। चीजों को व्यापक दृष्टिकोण से देखने में असमर्थ होने के कारण यह समस्या थी। हालांकि यह देखते हुए कि साधना कितनी गहरी और गहन थी, किसी के लिए भी यह निरीक्षण करना असंभव था कि वास्तव में साधना क्या है। शायद लाइब्रेरी ऑफ हेवेंस पाथ इसे हासिल करने के सबसे करीब का अस्तित्व था, लेकिन यहाँ तक यह पूरी तरह से अचूक भी नहीं था। यह उस दुनिया द्वारा सीमित था जिसमें यह था। अजूर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की तुलना में एक उच्च आयाम का था, और इसने अपनी कला को पूर्ण करने के लिए काश्तकारों के साथ काम करने के लिए जानकारी का एक बड़ा भंडार तैयार किया। यही कारण है कि वह अपने द्वारा अभ्यास की जाने वाली तकनीकों में खामियां ढूंढने लगा था। यह कहने के लिए नहीं था कि उसने जो अभ्यास किया था वह गलत था, लेकिन जब उसने पहले जो सीखा था उसे अज्योर की बड़ी और विशाल दुनिया में लागू किया गया था, तो उसका पिछला ज्ञान कुछ हद तक सीमित साबित हुआ। अब जो हो रहा था वही हुआ। यह उनकी पिछली दुनिया में वैज्ञानिक ज्ञान के समान था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अंततः नए और अधिक पूर्ण सिद्धांत तैयार किए जाएंगे, लेकिन इससे वह सब कुछ नहीं बन गया जो वे वर्तमान में सीख रहे थे। इसके बजाय आज के वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान ने बिल्डिंग ब्लॉक्स की सेवा की, जिनका उपयोग हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, या उनके क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए और आगे जो वे पहले से जानते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसा ही है, झांग शुबान ने सोचा। इस समझ के साथ तलवार का इरादा आखिरकार उसके साथ जुड़ गया, जिससे उसे तलवारबाजी की और भी गहरी समझ मिल गई। स्पीड स्वॉर्ड क्विंटेंस, स्ट्रेंथ स्वॉर्ड क्विंटेंस और डिफेंस स्वॉर्ड क्विंटेंस जो उसने पहले सीखा था, उसके सिर के माध्यम से बहता था और एक पूर्ण तलवारबाजी प्रणाली बनाने के लिए तेजी से एक साथ जुड़ा हुआ था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर कोई भी कई क्विंटेसेंस को एक साथ मिलाने में सक्षम नहीं था। उस समय यह सोचा गया था कि प्रत्येक क्विंटेंस की अलग अलग विशेषताओं के कारण यह एक असंभव उपलब्धि थी, लेकिन यह पता चला कि ऐसा नहीं है। समस्या यह है कि जिस कोण से वे तलवारबाजी को देख रहे हैं वह बहुत कम था। उसने अपने पिता झांग जनिक सिंह से सुना था कि बहुत कम लोग थे जिन्होंने 2 तलवार क्विंटेसेंस को समझ लिया था, और जिन्होंने 3 तलवार क्विंटेसेंस को मुश्किल से महारत हासिल किया था दुनिया में मौजूद था। इसे देखते हुए उन्हें एक साथ मिलाना एक पाइप सपने से ज्यादा कुछ नहीं लगा। उसने तब रास्ता खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने इसके लिए संबंधित पुस्तकों की कमी और अपनी प्रतिभा की सीमाओं को जिम्मेदार ठहराया था। उदाहरण के लिए अपनी पिछली दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को ही लें।
क्या उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसके सिर पर एक सेब गिर गया था? नहीं, यह पूरी तरह से सही नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। उनसे पहले अनगिनत वैज्ञानिक थे जिन्होंने ज्ञान के संचय को उस स्तर तक पहुंचाया था जहां वे अंततः एक नई दुनिया का द्वार खोल सकते थे। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट अभी तक नई तलवारबाजी का द्वार खोलने के लिए संचय के पर्याप्त स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। वेंग, जैसे ही उनके दिमाग में विभिन्न सर्वोत्कृष्टता की समझ एक में समा गई, झांग हुआन की आभा तेजी से बढ़ी। उसकी उपस्थिति तेज तलवार के समान होती जा रही थी। उसका भौतिक शरीर, झेकी और आत्मा अत्यधिक शुद्धिकरण और तर्के के दौर से गुजर रहा था। तलवारबाजी के इस स्तर के साथ मैं अपने साधना क्षेत्र में सचमुच अजेय हो जाऊंगा। एथेरियल हॉल में उनके लिए मैच करने वाला कोई नहीं था। इसका कारण यह था कि स्टारलाइट सिटी बहुत दूर थी। लेकिन जब उन्होंने आरोही बादल तलवार मंडप की यात्रा की और प्रवेश द्वार पर विशाल तलवार से अवधारणा को महसूस किया, तो उन्हें पता चला कि वह उतना मजबूत नहीं था जितना वह सोचता था कि वह था। हालांकि अपनी वर्तमान स्थिति में, भले ही टेनली स्वॉर्ड गॉड वापस स्वॉर्ड गॉड हॉल में उनके सामने आए, उन्हें विश्वास था कि वे तलवारबाजी की लड़ाई में दूसरे पक्ष को हराने में सक्षम होंगे। वेंग, तलवार की मंशा के साथ घुलने मिलने के बाद सुनहरा पृष्ठ अचानक से धू धू कर जल उठा और धुएं के गुबार के साथ गायब हो गया। यह बिल्कुल भी बेकार नहीं था। झांग जुआन ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलते हुए धीरे से मुस्कुराया। उस तलवार के इरादे ने उसे एक पल में एक विशाल के कंधों के ऊपर रख दिया, उसकी तलवारबाजी को उस स्तर तक धकेल दिया कि उसने पहले कभी संभव नहीं सोचा होगा। उसी से उन्हें काफी मुनाफा हुआ था। नहीं तो उसके पास 10 साल या 100 साल होते हुए भी यह कहा नहीं जा सकता था कि वह इतना कुछ समझ पाएगा या नहीं। रुओक्सिन, धन्यवाद। झांग शुआन ने अपने गले में लटके हुए लाल पेंडेंट को पकड़ते हुए बुदबुदाया। जब उसकी साधना पहले निडर हो गई थी, तो उसका मन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। वह पहले से ही अपने आप पर नियंत्रण खो चुका था, और यहाँ तक स्वर के पथ का पुस्तकालय भी उस आपदा से लगभग नष्ट हो चुका था। लुओ रॉक्सिन ने उसे जो पेंडेंट दिया था, उसने उस महत्वपूर्ण क्षण में उसे बचा लिया था। क्या यह उसी कारण से हो सकता है कि उसने स्वर के पथ के पुस्तकालय में वसंत और शरद ऋतु के महान कोडेक्स को रखा था? क्या उसने किसी ऐसे परिदृश्य का अनुमान लगाया था जहां उसे भविष्य में वसंत और शरद ऋतु के महान कोडेक्स की आवश्यकता होगी? पूर्वानुमान करना। झांग जुआन ने लाल पेंडेंट को करीब से देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। खून की तरह गहरे लाल रंग के साथ यह भी उतना ही विशिष्ट दिखता था जितना पहले था। लेकिन किसी कारण से झांग जुआन को लगा जैसे वह थोड़ा धुंधला हो गया हो। दुनिया में बस तुम कौन हो? वह लाइब्रेरी ऑफ हेवेंस पाथ के बारे में जानती थी, और यह स्पष्ट था कि उसने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा कुछ होगा। जितना अधिक उसे उसके बारे में पता चला, वह उतनी ही रहस्यमयी लगने लगी। मुझे अब इधर उधर बेकार में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे संप्रदाय के नेता या बड़ों को ढूंढना चाहिए और उन्हें चुनौती देनी चाहिए। उम्मीद है मुझे उनसे स्पिरिट गॉड पैलेस के बारे में कुछ खबर मिल सकती है। झांग जुआन ने खड़े होकर बुदबुदाया और बाहर चला गया। आंगन में चलते हुए उसने उस अधीनस्थ को पाया जिसे उसने हाल ही में लिया था और उसे अपना पहला मिशन जारी किया था। काओ चेंग ली, मेरे पास कुछ है जो मुझे आपसे करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि आरोही बादल तलवार मंडप का ईथर टोकन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और यदि यह सुविधाजनक है, तो मैं चाहता हूं कि आप उनमें से कुछ को मेरे पास लाएं।